सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम लोग इंडियन इकोनॉमी यूनिट 6 पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सामान्य परिचय अगर देखा जाए इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत शुरू किया था। याद है आप लोगों को? तो जैसे कि कल हम लोगों ने अगर देखा जाए क्लास के अंतर्गत समझने की कोशिश करी थी जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं के जो प्रकार होते हैं उसको हम समझ रहे थे। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग सौरभ, मनीषा, सभी को गुड मॉर्निंग मेरी ओर से। तो हमने कल समझा था एक्चुअल में विकास के आधार पर और सरकार की भूमिका के आधार पर। हाँ अभिलाष, आपको भी गुड मॉर्निंग। तो हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को समझा था और इसी के साथ साथ विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे थे विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अगर देखा जाए वहीं पिछड़ी अर्थव्यवस्था के कुछ कैरेक्टर हमने देखे थे। अर्चना, आपको भी गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग मेरी ओर से। तो पहले तो ये मैं आपसे कहूँगा कि हमने कल जितना भी पढ़ा है उसमें किसी प्रकार का आप लोगों को कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं सबसे पहले वो सॉल्व कर दूंगा, फिर अपन नए जो टॉपिक्स हमने ले रखे हैं उसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। आप लोगों में किसी को समस्या है? मनीषा, सौरभ, अभिषेक, अभिलाष, अर्चना और भी बाकी बच्चे जो हैं, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन जो शब्द वगैरह कोई क्वेरी नहीं है? मतलब स्मूथली क्लास समझ में आ रही है मतलब आप लोगों को, है ना बेटा? चलिए, तो यहाँ पर एक और हमारा टाइप्स बचता है। संबंधों के आधार पर भी हमने कल क्वेश्चन देख लिया था कि संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार से देखने को मिलती है, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बहुत बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। धन्यवाद। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक बिंदु और रह गया है जिसको हम लोगों ने रखा था आय के आधार पर अर्थव्यवस्था। अगर देखा जाए तो याद आ रहा है, आय के आधार पर अर्थव्यवस्था। आय के आधार पर अर्थव्यवस्था। हाँ, आरती को भी गुड मॉर्निंग। तो आय के आधार पर अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य की स्थिति को अगर हम समझें तो ये आय के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो इसको हम आधुनिक या नवीनतम अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में वर्गीकरण देखते हैं, यानी सबसे नवीनतम है अगर मैं ऐसे कहूं तो आधुनिक वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। इसे किसके द्वारा दिया गया है? तो ध्यान रखना बच्चों, इसे दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया गया है? आय के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है। विश्व बैंक क्या करता है? विश्व बैंक अगर देखा जाए ग्रॉस नेशनल इनकम यानी जीएनआई, आप लोग याद रखिएगा, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अगर देखा जाए क्या करता है? अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करता है। यानी हम यहाँ पर जो जीएनआई देख रहे हैं वो सकल राष्ट्रीय आय है, उसमें भी अगर मैं बात करूं वहां पर भी वो किसको ध्यान देता है? विश्व बैंक। यानी इसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय अगर मैं कहूं तो ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का क्या करता है? वर्गीकरण करता है विश्व बैंक के माध्यम से। अब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आती है एक्चुअल में अगर देखा जाए विश्व बैंक के परिप्रेक्ष्य में, एटलस के परिप्रेक्ष्य में। एटलस पद्धति करके कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दिया गया है जिसके तहत क्या की जाती है? आय के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को संदर्भ में वर्गीकरण किया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, विश्व बैंक अगर देखा जाए प्रत्येक वर्ष जुलाई, है ना, जुलाई में प्रत्येक वर्ष क्या करता है? इसके आधार पर रिपोर्ट जारी करता है और वो बताता है कि कौन सा देश किस श्रेणी के अंतर्गत हमको देखने को मिल रहा है। अब यहां पर समझना, आय के आधार पर जब अर्थव्यवस्थाओं को वर्गीकृत किया गया है तो चार आधारों पर किया गया है, यानी चार भागों में किया गया है। ठीक है, तो चार भाग कौन कौन से आते हैं? तो पहला भाग आता है निम्न आय वाले देश, या निम्न हम इसको ऐसे कहें पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय वाले देशों के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा आधार है निम्न मध्यम आय वाले देश, निम्न मध्यम आय वाले देश। तीसरा है मध्यम उच्च आय वाले देश, मध्यम उच्च आय वाले देश। और चौथा है उच्च आय वाले देश। तो
सबसे पहले अगर देखा जाए निम्न मध्यम के परिप्रेक्ष्य में, यानी ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1135 से कम है, ध्यान रखना $1135 से कम है, तो उनको हम किस में रखेंगे? निम्न आय वाले देशों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल करके रखेंगे। वहीं अगर देखा जाए दूसरा, यानी निम्न मध्यम आय वाले देशों के परिप्रेक्ष्य में ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1136 से $4495 के मध्य है, उन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे बच्चों? मध्य है, उन्हें हम रखेंगे निम्न मध्यम आय वाले देशों के अंतर्गत रखेंगे। अब ऐसी स्थिति में मध्यम उच्च आय वाले देश अगर देखा जाए तो $4496 से अगर देखा जाए, है ना, $4496 से अगर देखा जाए, ऐसे $13,935 के मध्य $35 के मध्य आय वाले देशों को, पीसीआई वाले देशों को हम किस में रखेंगे? मध्य उच्च आय वाले देशों में रखेंगे। और उच्च आय वाले देशों के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना क्या आएगा? $13,936 से अधिक आय वाले देशों को, यानी पर कैपिटा इनकम वाले देशों को किस में रखा जाएगा? उच्च आय वाले देशों में रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्थिति निकल कर आती है। यहां पर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत को अगर देखा जाए किस के अंतर्गत रखा जाता है, यानी इन चारों में से किसके अंतर्गत रखा जाता है। एक बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार राजस्थान पीएससी के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से आया गया है। तो ध्यान रखना, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में जब बात करेंगे तो भारत की स्थिति अगर देखा जाए पर कैपिटा इनकम में आती है, वो निम्न मध्यम आय वाले देशों में आती है, क्योंकि हमारी जो आय है वो लगभग अगर देखा जाए वर्तमान में 2800 अगर डॉलर के परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है, यानी कितना? $2800 के परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम किसके मध्य आ रहे हैं? हम आ रहे हैं निम्न मध्यम आय वाले देशों में। अभिलाष जी, ये जो आपने लिखा है ना चालू मूल्य और स्थिर मूल्य को समझा दीजिए शॉर्ट में। तो ये जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके बाद हम राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, तभी हम एक्चुअल में इकोनॉमी को समझ सकते हैं। तो हम राष्ट्रीय आय में शब्दावली पढ़ने वाले हैं। तो उन शब्दावली के अंतर्गत स्थिर मूल्य, चालू मूल्य, लागत मूल्य, आधार मूल्य, ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो ये क्लियर हो गया कि हम किस में आते हैं? निम्न मध्यम आय वाले देशों के अंतर्गत आते हैं। तो यहां तक क्लियर है। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट किस तरह से हमको देखने को मिलता है, और इसी आधार पर ये डेटा जो है ना बच्चों, ये हर साल क्या होता है? बदलता है। और कब बदलता है? जुलाई में बदलता है। तो अगले साल अगर देखा जाए विश्व बैंक की जब पुनः रिपोर्ट आएगी और उसके अंतर्गत एटलस पद्धति पर क्या किया जाएगा इसका आकलन, तो कब किया जाएगा? रिपोर्ट के अंतर्गत कब नया डेटा देखने को मिलेगा? अगले साल जुलाई 2026 में हमको डेटा देखने को मिलेगा। आपको अगर मैं बात करूं पिछले वर्ष की तुलना में, यहां पर पीसीआई में क्या की है? विश्व बैंक ने कमी की हुई है। इन्फ्लेशन और उस देश के परिप्रेक्ष्य में व्यापारिक स्थिति क्या है, तो ये सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए क्या करता है? रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो हमें केवल अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन फैक्ट्स को थोड़ा सा प्री पॉइंट ऑफ व्यू पर आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो अब इसी के परिप्रेक्ष्य में एक कॉन्सेप्ट और हमारा बचता है इसके अंतर्गत, जो हमने सामान्य परिचय ले रखा है। एक मिनट। सामान्य परिचय जो बचता है, एटलस मैंने ये बताया अर्चना, एटलस पद्धति के आधार पर इसकी गणना होती है ना। तो एटलस पद्धति के बिहाफ पर क्या किया जाता है? जीएनआई का कैलकुलेशन किया जाता है, जिसमें किसी देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है, जिससे सभी जगह एक समान मेजरमेंट किया जा सके। वो विश्व बैंक अपने स्तर पर करता है, उसे ही एटलस पद्धति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, अब हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे हमने प्रकार देख लिए, सारे प्रकार देख लिए अर्थव्यवस्थाओं के, किस तरह से वर्तमान में प्रचलन में हमको देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक और बिंदु हम लोग देख रहे हैं इसी परिचय के परिप्रेक्ष्य में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं बच्चों? तो ध्यान रखना, सामान्य रूप से हमारे यहां पर एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था
के 3 क्षेत्र बताए गए हैं। कितने क्षेत्र बताए गए हैं बच्चों? 3 क्षेत्र बताए गए हैं। तो 3 क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में हम क्या कर, हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था की क्या की जाती है? कैलकुलेशन की जाती है और उनके परिप्रेक्ष्य में स्थिति को समझा जाता है। तो कौन कौन से हैं जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा निर्धारित हैं? तो ध्यान रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत पहला क्षेत्र आता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र आता है। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। मैं आपको एक और चीज कह दूं कि जितना भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा, तो ये आपको रिवीजन में नोट्स क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो फायदेमंद रहेगा आपके लिए। और तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्र। तो इस तरह से अगर देखा जाए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर होते हैं अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, वैश्विक स्तर पर क्या है कि तृतीयक क्षेत्र को ही विभाजित करते हुए इसमें से कुछ क्षेत्र चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किए गए, जहां पर बौद्धिक संपदा या जो सेवाएं दी जाती हैं शिक्षा वगैरह के परिप्रेक्ष्य में उनको, या नवाचार के परिप्रेक्ष्य में उनको चतुर्थ और पंचम क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पर आज भी जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है भारत सरकार का, उसके तहत जो मूल रूप से जो गणना की जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है, योगदान को देखा जाता है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंतर्गत ही देखा जाता है, चाहे वो जीडीपी के अंतर्गत हो या जीवीए के अंतर्गत हो। तो अभी हमारे यहाँ पर सरकारी रूप से, सरकारी दस्तावेजों में अगर देखा जाए, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया जा रहा है किसी भी डेटा को प्रकाशन करने में। तो हमें मूल रूप से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को क्या करना है? थोड़ा फोकस रखना है। अब यहां पर अगर देखा जाए जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, इस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो ध्यान रखना बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र को अगर हम मूल रूप से देखेंगे तो यहां पर इसे कृषि क्षेत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि कृषि का भाग ज्यादा है। लेकिन यहां पर केवल कृषि ना होते हुए और भी बहुत सारी क्रियाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखना, कृषि अंतर्गत या कृषि से संबंधित क्रियाएं इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। चाहे हम उसके अंतर्गत अगर देखें फसलों की बात करें, फसल की बात करें, बागवानी की बात करें, हम उसके अंतर्गत पशुपालन की बात करें, हम इसके अंतर्गत अगर देखा जाए मत्स्य पालन की बात करें, ये संपूर्ण क्षेत्र किसके हैं? ये प्राइमरी सेक्टर के हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए इसी क्षेत्र के अंतर्गत खनन और उत्खनन जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। खनन यानी हम भूमि के अंतर्गत अगर देखा जाए जो मिनरल्स निकालते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में खनन की स्थिति, जब हम मृदा का प्रयोग करते हैं, मिट्टी वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो उत्खनन के परिप्रेक्ष्य में स्थिति। तो ये दोनों ही स्थितियां हमको किस संबंध में मिलती हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा जुड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को 3 भागों के अंतर्गत देखा जाता है। एक आता है विनिर्माण, दूसरा आता है बच्चों निर्माण, और तीसरा आता है अगर देखा जाए जल, विद्युत, गैस आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में, है ना? जल, विद्युत, गैस आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो विनिर्माण क्या होता है बच्चों? तो विनिर्माण अगर देखा जाए, जब हम किसी औद्योगिक इकाई के अंतर्गत क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, मूल्य संवर्धन का कार्य करते हैं, या प्राथमिक वस्तुओं को द्वितीयक वस्तु में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, तो वास्तविकता में ऐसे क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं, ध्यान रखना बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उन वस्तुओं को हम प्राथमिक वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक वस्तुएं कहते हैं। लेकिन जब यही प्राथमिक वस्तुएं द्वितीयक क्षेत्र में जाती हैं और उसका विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत क्या कर दिया जाता है? स्वरूप परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ऐसी वस्तुओं को बच्चों द्वितीयक वस्तुएं यानी सेकेंडरी गुड्स कहा जाता है।
यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र में होता क्या है, कच्चे माल का प्रयोग अगर देखा जाए, प्रयोग करके इन्हें नए वस्तुओं या जो उत्पाद हैं उनमें परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। तो मूल रूप से विनिर्माण क्या कर रहा है, विनिर्माण ऐसे क्षेत्र हो गए जो मूल्य संवर्धन का कार्य कर रहे हैं, वस्तु के स्वरूप को परिवर्तित करने का कार्य कर रहे हैं, कच्चे माल का प्रयोग कर रहे हैं और किसी अन्य द्वितीयक वस्तु में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ठीक है, वहीं पर दूसरा बिंदु है निर्माण। तो निर्माण से क्या तात्पर्य होता है, तो ध्यान रखना उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत जो निर्माण शब्द का प्रयोग किया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में हम चाहे सड़क की बात करें, बांध की बात करें, स्कूलों की बात करें, जितना भी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं वो वस्तुतः किससे जुड़ा हुआ है, हमारा सब निर्माण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो यानी भौतिक संरचनाओं के परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां हमको देखने को मिलती हैं उसे हम निर्माण के अंतर्गत रखते हैं। जब वस्तु के परिप्रेक्ष्य में स्वरूप परिवर्तन की स्थिति हमको देखने को मिलती है तो उसे हम किस में रखते हैं, विनिर्माण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो ये दो बिंदु क्लियर हो गए। अब तीसरा बिंदु क्या है बच्चों, ध्यान रखना, यहां पर मैं कह रहा हूं कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही अगर देखा जाए तो यहां पर जल विद्युत गैस आपूर्ति का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। किसका, जल विद्युत गैस आपूर्ति। ध्यान रखना ये भी जो प्रक्रिया है वो उद्योगों के माध्यम से ही संचालित की जाती है, किसी कंपनी के द्वारा या उद्योग के द्वारा ही संचालित होती है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो चाहे वो जल हो, विद्युत हो या गैस आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में, तो इसको भी किसमें रखा गया है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां पर एक और बिंदु उल्लेखित किया है, यहां पर वस्तु शब्द है और यहां पर भी प्राथमिक वस्तुएं, जैसे मैंने शब्द प्रयोग किया है, यहां पर द्वितीयक वस्तुएं शब्द अगर देखा जाए आ जाएगा। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र हमारा मूल रूप से किससे संबंधित हो गया, वस्तुओं से संबंधित हो गया है। जबकि जो तृतीयक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र देखा जाता है और इस तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन ना होकर यहां पर क्या होता है, सेवाओं का सृजन किया जाता है। क्या होता है, सेवाओं का सृजन होता है और इसीलिए इस क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेवा क्षेत्र इसको हम कहते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर विभिन्न प्रकार की लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या उपलब्ध कराई जाती हैं, सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे कि इन सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में, जैसे कि आप घर बैठकर क्या कर रहे हो, यहां पर सेवाएं ले रहे हो, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हो, तो ये वास्तविकता में अगर क्या दी जा रही है, मेरे द्वारा यहाँ पर सेवाएं दी जा रही हैं और इन सेवाओं का आप लाभ अपने मोबाइल के माध्यम से ले रहे हो। तो ये क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और या फिर बैंकिंग की बात करें, ये संपूर्ण चीजें हमारे किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो शिक्षा की व्यवस्था की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, है ना, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, शिक्षा सेवाओं की बात करें, या हम बात करें परिवहन के परिप्रेक्ष्य में बात करें, या हम बात करें बैंकिंग की, बैंक व्यवस्था की बात करें, या आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या जिस पद पर आपका चयन होगा उस पर आप पहुंचेंगे तो प्रशासन में पहुंचेंगे। तो प्रशासन मूल रूप से क्या करता है, सेवाएं देता है। रक्षा परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए वो भी क्या है, सेवाएं आती हैं। आप किसी होटल में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में होटल, रेस्टोरेंट अगर देखा जाए, ये संपूर्ण जो क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र का भाग हो जाएगा और ये संपूर्ण क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र का भाग रहेगा। ध्यान रखना, अगर मैं कहूं, ध्यान रखना, पर्यटन भी हमारा सेवा क्षेत्र का भाग है। टूरिस्ट भी अगर हमारे यहाँ पर भारत आते हैं तो वो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। तो याद रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंक, प्रशासन, रक्षा और पर्यटन आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जहां पर व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। एक बार आईएएस के अंतर्गत यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई व्यक्ति भारत, यानी विदेशी व्यक्ति भारत अगर मैच देखने आता है तो उसे किस में शामिल किया जाएगा। तो ध्यान रखना, उसे अगर देखा जाए सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हम निर्यात में शामिल करते हैं। किसके अंतर्गत, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात में, यानी हमने उसकी सेवाओं का क्या किया है, निर्यात किया है। वो आईपीएल देखने आए या हमारे यहाँ घूमने आए, किसी भी स्थिति में आए, उसे सेवा निर्यात के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक बिंदु हमारा था कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 क्षेत्र होते हैं, किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जैसे हम एनएसओ शॉर्ट में कह रहे हैं, उसके द्वारा दर्शाए जाते हैं। पहले का नाम क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा का टर्शरी सेक्टर होगा। प्राइमरी सेक्टर मूलभूत रूप से किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित क्रियाओं से शामिल है, जिसमें कृषि का भाग ज्यादा रहता है। वहीं अगर देखा जाए जिसमें फसल, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ये संपूर्ण जो गतिविधियां हैं वो वास्तविकता में किसके अंतर्गत आ जाएंगी, कृषि। लेकिन इसके अंतर्गत 2 भाग और आते हैं जिसे हम खनन और उत्खनन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर।
और इससे संबंधित जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उन वस्तुओं को हम क्या कह देते हैं, प्राथमिक वस्तुएं कह देते हैं। वहीं अगर देखा जाए द्वितीयक क्षेत्र हमारा किससे संबंधित हो गया बच्चों, औद्योगिक क्षेत्र संबंधित हो गया। इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है विनिर्माण, दूसरा होता है निर्माण और तीसरा होता है जल विद्युत गैस आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, फिर तीसरा तृतीयक क्षेत्र हो गया जिसमें सेवाओं का सृजन उनकी लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या परिवहन की बात करें, बैंकिंग की बात करें, या हम बात करें प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत भी सेवाएं ही दी जाती हैं, या डिफेंस के अंतर्गत भी अगर देखा जाए सेवाएं ही दी जाती हैं। तो ये संपूर्ण चीजों को हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। अब बच्चों ये बताओ, किसी देश को विकसित किस आधार पर कहा जाएगा, किसी देश को हम विकसित किस आधार पर कहेंगे, कि किस देश, किस अर्थव्यवस्था में कौन सा पार्ट ज्यादा होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का भाग ज्यादा होगा तो उसे हम विकसित कह सकते हैं। कौन बताएगा जल्दी से, किससे हम विकसित कहेंगे अगर स्थिति को देखा जाए? तृतीयक क्षेत्र को। बहुत बढ़िया अर्चना। तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो कौन सा क्षेत्र ज्यादा प्रभावशाली हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तृतीयक क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिकन जीडीपी के अंतर्गत अगर देखा जाए, ध्यान रखना बच्चों, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट जो है ना वो लगभग अगर देखा जाए वो 4% के आसपास आता है। और हमारे यहाँ आज भी अगर देखें हम लोग तो जीडीपी के कैलकुलेशन पर लगभग 16% है और जीवीए के कैलकुलेशन पर लगभग 15%, यानी 15% से कम है अगर मैं बात करूं, ऐसे समझ। तो तृतीयक क्षेत्र जितना हमारा मजबूत होगा उतना ही ज्यादा देश क्या करता है, उन्नति करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर हम भूल जाएं। तो तृतीयक के बाद अगर देखा जाए सबसे बड़ा मजबूत आधारशिला का काम करता है वो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है। और उसके बाद अगर देखा जाए प्राथमिक क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक नारा दिया था, याद है, जय किसान। पहले नारा दिया गया जय जवान, फिर जय किसान और फिर नारा दिया गया जय विज्ञान। तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में समय के साथ ये जो नारे में परिवर्तन देखने को मिला है वो देश की स्थिति और सशक्तता की व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट हम लोग। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को। आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, तृतीयक है अभिषेक, बिल्कुल। हाँ अभिषेक, बिल्कुल तृतीयक इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। अगला देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट, उत्पादन। उत्पादन, प्रोडक्शन। ध्यान रखना ये शब्द थोड़े से महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे हमें बार बार इन शब्दों के परिप्रेक्ष्य में चीजें देखने को मिलेंगी, हम कंफ्यूज ना हो इसलिए क्या कर रहे हैं अपन, सारी चीजें सामान्य परिचय के अंतर्गत देखते चल रहे हैं। अब उत्पादन से क्या तात्पर्य होता है, तो ध्यान रखना वे सभी तत्व जो किसी वस्तु सेवा के परिप्रेक्ष्य में क्या करते हैं, यानी वस्तु सेवा के उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में या उसका मूल्य संवर्धन के परिप्रेक्ष्य में कार्य करते हैं, उत्पादन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इसे डेफिनेशन के रूप में अगर मैं कहूं तो वे सभी तत्व जो किसी वस्तु सेवा के निर्माण में सहायक हैं, उसे उत्पादन कहते हैं। अब एक प्रश्न अगर मैं यहां से पूछूं तो आप लोग बताइएगा, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के अंतर्गत मैंने कहा जैसे बौद्धिक जो सेवाएं हैं हमारी चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत दी जाती हैं। जब हम इसी के अंतर्गत जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी और आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए पंचम क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित करते हैं अपन लोग, है ना। अब इसमें एक चीज बताइएगा, क्या उत्पादन मूल्य संवर्धन से जुड़ा हुआ है? क्या उत्पादन मूल्य संवर्धन से जुड़ा हुआ है बच्चों? तो ध्यान रखना, कोई भी उत्पादन हो, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन हो, कृषि के अंतर्गत हो, उद्योग के अंतर्गत हो, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हो, वो प्रत्येक क्षेत्र जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वस्तु का हो रहा हो या सेवाओं का हो रहा हो, वहां पर उत्पादन के साथ साथ मूल्य संवर्धन का भी कार्य होता है। तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत, है ना, कि जब भी उत्पादन की बात आएगी तो उत्पादन मूल्य वर्धन का कार्य करता है, यानी वैल्यू एडिशन का कार्य करता है।
मूल्य वर्धन यानी मूल्य में वृद्धि, किसी भी मूल्य में वृद्धि अगर देखा जाए तो मूल्य वर्धन का कार्य करता है यहां पर अगर हम बात करेंगे। अच्छा बच्चों, अब इसी के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन के ये जो तत्व हैं, उत्पादन के 4 कारक होते हैं, उत्पादन के 4 कारक या तत्व होते हैं। तो कौन से कारक या तत्व हैं बच्चों? ध्यान रखना आप सभी लोग, उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में पहला महत्वपूर्ण कारक निर्धारित किया गया है भूमि, दूसरा आता है श्रम, तीसरा आता है पूंजी और चौथा आता है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता, ये 4 कारक होते हैं मेजर, जिन के आधार पर किसी भी सेक्टर में, आप कोई सा भी दिमाग में सेक्टर सोच लीजिए, कोई सा भी उद्योग सोच लीजिए, कोई सी भी कंपनी सोच लीजिए, बिना इन 4 तत्वों के कोई चीज उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में पॉसिबल है ही नहीं। अगर है तो कोई उदाहरण मुझे बता दे कि सर है, ये बिना इन 4 कारकों के अगर देखा जाए हमें देखने को मिल सकता है। उत्पादन में यहां पर जब भी हम किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन की बात करेंगे तो उनमें ये 4 कारक सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जिनके अंतर्गत ही मूल रूप से उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। जैसे भूमि, बिना भूमि के कहीं उत्पादन संभव नहीं है। चाहे आप उद्योग के अंतर्गत उत्पादन की बात करें या आप कृषि क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन की बात करें या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन की बात करें। जैसे मैं यहाँ क्लास में आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए भूमि की मुझे आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए जो कैंपस है, इस कैंपस के अंतर्गत जो स्टूडियो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं तो बनाया जाता, उसके लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती मुझे। तो यहाँ पर जो कैंपस है, इस कैंपस में जो स्टूडियो संचालित हो रहा है उसके लिए मुझे क्या पड़ी है? भूमि की आवश्यकता पड़ी है। अब किसान को अगर देखा जाए फसलों का उत्पादन करना है तो उसके लिए भी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी अगर देखा जाए। फिर अगर हम बात करें उद्योग लगाना है, उस उद्योग लगाने के लिए भी हमें क्या पड़ेगी? भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्राकृतिक संसाधनों में छिपी हुई क्षमता अगर वास्तविकता में अगर देखा जाए उसे मूल रूप से भूमि के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? भूमि के अंतर्गत। प्राकृतिक संसाधनों में छिपी हुई क्षमता को मूल रूप से हम किस में देखते हैं? भूमि के अंतर्गत देखते हैं, जो उत्पादन को क्या करती है? बढ़ावा देती है। दूसरा बच्चों शब्द आता है श्रम। उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में दूसरा शब्द हमारा क्या है? श्रम है। श्रम को हम 2 भागों में रखते हैं। श्रम एक्चुअल में अगर देखा जाए 2 तरीके से हमको देखने को मिलता है। एक होता है शारीरिक श्रम और दूसरा होता है मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम और दूसरा मानसिक श्रम, अगर ऐसी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ध्यान रखना शारीरिक श्रम, क्योंकि हम ये भी समझें कि किसी भी उत्पादन को करने के लिए हमें इन 2 प्रकार के श्रम की आवश्यकता होती है। अगर देखा जाए किसी भी उद्योग में जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर श्रमिकों की आवश्यकता होगी, मजदूरों की आवश्यकता होगी। अगर देखा जाए किसी भी उत्पादन के निर्माण के लिए, अगर हम फसल कटाई कर रहे हैं वहां पर भी हमें लेबर की आवश्यकता पड़ती है। फसल बुआई के समय, फसल के विभिन्न चरणों के समय अगर देखा जाए हमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमें साथ साथ मानसिक श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। मानसिक श्रम अगर देखा जाए, आप इसको ऐसे समझिए, किसी उद्योग या सेवा क्षेत्र की कंपनी के अंतर्गत जो मैनेजर या प्रबंधक स्तर के जो लोग होंगे वो वास्तविकता में से क्या कर रहे हैं? मानसिक श्रम कर रहे हैं। किसान अगर देखा जाए वहां पर वो मानसिक श्रम भी कर रहा है और वो शारीरिक श्रम भी कर रहा है, दोनों प्रकार से श्रम कर रहा है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, फसल कौन सी लगाई जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा में लाभ हो सके। तो दोनों ही स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए शारीरिक और मानसिक हमको यहाँ पर श्रम देखने को मिल जाता है। गुड मॉर्निंग टीना, लेट हो गए है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए शारीरिक और मानसिक, लेकिन इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में कोई भी व्यक्ति चाहे शारीरिक श्रम करे या मानसिक श्रम करे, जैसे मैं यहां पर अगर खड़ा हूं तो यहां पर मैं आपके संदर्भ में अगर देखा जाए क्या कर रहा हूं? मानसिक श्रम कर रहा हूं। लेकिन इस व्यवस्था को संचालित करने में, आप तक ये जो लाइव पहुंच रही है क्लास, इसके पीछे बैक ऑफिस में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो वो शारीरिक श्रम भी कर रहे हैं और कुछ उसमें से मानसिक श्रम भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सभी व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर क्या हो रहा होगा? उनको मजदूरी या वेतन दिए जा रहे होंगे, तो वो भाग किसका हो गया? हमारे प्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं। वहीं तीसरा बिंदु आता है उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में पूंजी आती है। आप ध्यान रखना बच्चों कि बिना पूंजी के कोई भी उत्पादन संभव नहीं है। यानी हमें अगर प्रोडक्शन करना है, चाहे वस्तु का हो, सेवाओं का हो, या हम किसी प्रकार से फसल उत्पादन कर रहे हो या
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण कर रहे हो, बिना इसके संभव नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ उसके अंतर्गत भी पूंजी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्रीन दिख रहा है, आपके लिए कैमरे की व्यवस्था की गई है, तो बिना पूंजी के तो ये उत्पादन संभव है ही नहीं। और आप भी यहाँ पर अगर देखा जाए जो सेवाएं घर पर ले रहे हैं, उसके लिए आपने भी जो मोबाइल खरीदा है उसमें भी वो आपकी पूंजी का ही भाग है। तो समझ गए? तो ध्यान रखना, मानव संसाधनों में छिपी क्षमता वास्तविकता में क्या है? पूंजी है, या धन का वह भाग जो आय सृजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। समझ गए? मैं दो चीजें यहां पर पूंजी के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूं। एक कह रहा हूं मानव संसाधनों में छिपी क्षमता को हम पूंजी कह रहे हैं, और धन का वह भाग जो आय सृजित करे उसे भी हम पूंजी कहते हैं बच्चों। तो दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं को स्पष्ट समझ लीजिए। मैंने कहा मानव संसाधनों में छिपी हुई क्षमता। अब मानव संसाधनों में छिपी हुई क्षमता को पूंजी कहेंगे? हाँ कहेंगे। अगर मेरे द्वारा किसी कोई नया आविष्कार किया जाता है, तो जो आविष्कार किया गया है वो मेरी वास्तविकता में बौद्धिक क्षमता है। जैसे मैंने मान लो इकोनॉमिक्स को लेकर कोई बुक लिखी यूनिट 6 पर, तो वो वास्तविकता में मेरी बौद्धिक क्षमता है। अब उस क्षमता के ब्याह पर मैंने एक बुक तो लिख दी आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर, कि भैया इकोनॉमिक्स की ये बुक आ गई जिसमें डेटा करंट का और सारी व्यवस्थाएं सही हैं, आप उसको खरीद रहे हो। लेकिन कोई फोटो कॉपी करके बेचे, तो वो वास्तविकता में मेरी पूंजी को चुरा रहा है, या मुझे उसका वो लाभ ना दे, कोई उसकी चोरी कर ले या आपने उसमें छाप ले, तो वास्तविकता में क्या है? पूंजी का ह्रास हो गया मेरी पूंजी के परिप्रेक्ष्य में। मान लो आपने कोई आविष्कार किया वर्तमान में, जैसे अगर देखा जाए आजकल हम देखते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स की ज्यादा डिमांड है। अब आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ऐसा बना दिया कि जिसकी बैटरी खत्म ही नहीं होगी, हमें चार्ज करने की आवश्यकता ही ना पड़े कभी भविष्य में, और वो बैटरी चलती रहे। तो ऐसी स्थिति में आपकी तो इस खोज को लोग ढूंढेंगे आपको, आपका घर कहाँ है, आपके इस खोज के लिए आपको पैसा पैसा बोलोगे वो पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये है तो आपकी बौद्धिक क्षमता, क्योंकि आपने इस खोज को करने के लिए कितनी मेहनत करी होगी। तो ऐसी स्थिति में इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? मानव संसाधनों में छिपी हुई क्षमता को अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, तो ये वास्तविकता में ये उत्पादन के संदर्भ में पूंजी का भाग होते हैं। तो इसीलिए इसको हम किस में रखते हैं? मानव संसाधनों में छिपी हुई क्षमता के अंतर्गत रखते हैं। वहीं दूसरा मैंने शब्द प्रयोग किया है, वो है धन का वह भाग जो आय सृजित करे। धन का वह भाग या तो आप मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, साख के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, या अगर मैं कहूं इसको भौतिक संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में भी, या भौतिक पूंजी के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। भौतिक पूंजी कहूंगा ज्यादा ठीक रहेगा। भौतिक पूंजी में हमारे, अगर मैं बात करूं, सड़कें आ जाती हैं, डैम्स आ जाते हैं, बांध आ जाते हैं, या पवन चक्कियां जो हैं, ये सब हमारी क्या भौतिक पूंजी है। इससे अगर देखा जाए उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। अगर इनकी उपलब्धता है तो उत्पादन बढ़ेगा, इनकी उपलब्धता नहीं है तो उत्पादन में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो धन का वह भाग जो आय सृजित करे उसे हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो ध्यान रखना, पूंजी के अंतर्गत अगर मैं मूल रूप से कहूं तो भौतिक पूंजी आ जाएगी, धन आ जाएगा और बौद्धिक पूंजी आ जाएगी। तो कितने प्रकार की पूंजी हो जाएगी यहां पर? तो पूंजी में एक तो भौतिक पूंजी हो जाएगी बच्चों। भौतिक पूंजी में क्या आ जाएगा? डैम्स आ जाएंगे, सड़कें आ जाएंगी, पवन चक्कियां आ जाएंगी, ये जितनी भी भौतिक चीजें स्वरूप में हमको देखने मिल रही वो आ जाएंगी। फिर वहीं पर दूसरा मैंने कहा आपसे, धन आ जाएगा, यानी मुद्रा आ जाएगी हमारी, धन के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा देखने को मिलेगी। वहीं तीसरे स्तर पर अगर देखा जाए बौद्धिक पूंजी मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? बौद्धिक पूंजी मिलेगी। तो ये तीन बिंदु आ जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इस तरह से पूंजी के तीन भाग हो जाएंगे। ठीक है, अब चौथा जो शब्द है उसको हम लोग देखते हैं। चौथा जो शब्द है अगर उसको देखा जाए वो है लास्ट हमारा वर्ड, उद्यमशीलता। उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप अगर देखा जाए, इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो ध्यान रखना, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, है ना, इसको हम क्या कहें? व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में जोखिम उठाने की क्षमता,
जोखिम उठाने की क्षमता को उद्यमशीलता कहते हैं। व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में जोखिम उठाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? उद्यमशीलता कहते हैं। शब्द का अर्थ समझें इसको भी। जैसे एक कोई इंडिविजुअल है, जैसे आपने मान लो कोई अपना व्यवसाय शुरू किया, उस व्यवसाय में जोखिम आप ले रहे हैं। वो चला कि नहीं चला, मालूम पड़े कुछ समय बाद आपको बंद करना पड़ जाए, या मालूम पड़े कि कुछ समय बाद आपको बहुत ज्यादा लाभ हो जाए, लेकिन अंततः जोखिम कौन उठा रहा है? आप उठा रहे हैं। उस उद्योग व्यवसाय को संचालित करने के लिए आपके द्वारा क्या की गई है? भूमि की व्यवस्था की गई है, लोगों की व्यवस्था की गई है, आपने उसके लिए पूंजी लगाई है, लेकिन अंततः जोखिम तो आप ही उठा रहे हो। कोई उद्योग संचालित करा आपने, उसके लिए आपने किराए पर जमीन ले ली, वहां पर काम करने वाले लोगों को भर्ती कर लिया, इन सभी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए जो मशीन या दूसरी आवश्यकताओं की हमें आवश्यकता पड़ी, उसके लिए आपने पैसा लगाया, तो अंततः आपने क्या किया? जोखिम उठाया है। अब ये व्यवसाय चल गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं चला तो फिर क्या हो जाओगे? धराशायी हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति में उद्यमशीलता होता। ध्यान रखना, उत्पादन में अगर मैं सबसे बड़ा कारक अगर मानूं तो वो है उद्यमशीलता, क्योंकि जब तक व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी, यानी वो उद्यमशीलता के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सरकार क्या कह रही है? स्वरोजगार की ओर बढ़ो। स्वरोजगार की ओर बढ़ो मतलब आप स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हो, तो मतलब आप उद्यमशील हो रहे हो। शब्द का भावार्थ समझ गए? उद्यमशील बनाने पर सरकार का फोकस है। इसीलिए स्टैंड अप इंडिया योजना हो, या स्टार्टअप इंडिया योजना हो, या आत्मनिर्भर भारत योजना की हम बात करें, तो वास्तविकता में सम बिंदु किससे जुड़े हैं? कहीं ना कहीं उद्यमशीलता की स्थितियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, भूमि को कैसे परिभाषित करेंगे? भूमि को परिभाषित करेंगे तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे। देखो मैं परिभाषा लिख देता हूं इसकी। प्राकृतिक संसाधनों में छिपी क्षमता, चाहे जल हो, वायु हो, मृदा हो, अगर देखा जाए ये सब क्या है? भूमि के अंतर्गत आ जाएंगे। बिना इसके उत्पादन संभव नहीं है। कृषि कार्य करना है, मृद मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, जल की आवश्यकता पड़ेगी, वायु की आवश्यकता पड़ेगी, ये संपूर्ण चीजें। आपको कोई उद्योग लगाना है, उसके लिए भी अगर देखा जाए इसी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में इसको हम किस में रख देंगे? भूमि के अंतर्गत रख देंगे। ठीक है। अच्छा, पूंजी एक बार और बता देते हैं सौरभ। ठीक, पूंजी का तात्पर्य है, मैंने कह रहा हूं कि पूंजी को हम दो बिंदुओं के अंतर्गत समझते हैं। एक तो होता है मानव संसाधनों में छिपी हुई क्षमता, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के बिहाफ पर अगर देखा जाए, उसको भी हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। अब जैसे अगर मैं कहूं कि भारत के संदर्भ में मानवीय संसाधन पूंजी है, यानी भारत की पूंजी मानव है, हम इसको ऐसे समझें, तो क्या पूंजी वास्तविकता में मानव है? हाँ, क्योंकि लोग अगर कुशल होंगे, कुशल युक्त होंगे, तो मानवीय संसाधन पूंजी के रूप में देखी जाएगी। अब मेरा यहीं पर एक और बिंदु है, जब आप में स्किल बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी एजुकेशन करी है, तकनीकी स्तर पर आप ज्ञान रखते हो, और आप कोई नया आविष्कार कर दें, तो जो आपका आविष्कार है वो आपका रिसोर्सेस हो गया, जिससे आपकी आय सृजित हो सकती है। तो उसी को हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? मानव संसाधनों में छिपी क्षमता के अंतर्गत देख रहे हैं। फिर मेरा दूसरा आपको समझाने का यहां पर बिंदु था कि धन का वह भाग जो आय सृजित करे, यानी हमने पैसा लगाया तो धन का भाग हो गया। अब वो पैसा जो हमने निवेश किया है, जो पूंजी लगाई है, उससे हमें क्या हो रही हो? आय सृजित हो रही हो। प्रत्येक ऐसी चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी? पूंजी हो जाएगी। सड़क बनाई, सरकार ने निवेश किया, तो सरकार की पूंजी है, वहां से सरकार की आय सृजित हो रही है। डैम बनाया, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, सिंचाई की व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, तो सरकार की वह आय का साधन हो गया। हमारे द्वारा अगर देखा जाए धन या मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, ऋण के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो वो संपूर्ण बिंदु किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पूंजी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि मैंने 3 बिंदुओं में इसको उल्लेखित भी किया कि पूंजी के 3 भाग हो जाते हैं, बाद में जाके उदाहरण के स्वरूप में समझे। एक हो जाता है भौतिक पूंजी, जैसे सड़क हो गई हमारी, डैम्स हो गए हमारे, मुद्रा दूसरा हमारा पूंजी का भाग है, धन है हमारा वास्तविकता में। साख की बात करें, ऋण की बात करें, वो भी हमारी क्या है? पूंजी का भाग होती है। और बौद्धिक क्षमताएं जो है हमारी, वो ऑब्वियसली बात है पूंजी का भाग है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सभी चीजों के बिहाफ पर क्या होता है? कंपनियों को लाभ अर्जित होता है, तो उसको भी हम किस में रखते हैं? पूंजी के अंतर्गत रख लेते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, ये चारों शब्द आपको आगे समय में देखने को मिलते रहेंगे।
ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये बिंदु आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास उत्पादन का बिंदु। अब अगला हम इसमें जो एक और शब्द देखेंगे, फिर इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। एक शब्द और समझेंगे। एक शब्द होता है आर्थिक समृद्धि और दूसरा शब्द होता है आर्थिक विकास। ये दो शब्द हैं, इसे वृद्धि और आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग देख सकते हैं। एक है आर्थिक समृद्धि और दूसरा है आर्थिक विकास। तो दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, उसको समझिए, क्योंकि ये शब्द भी बार बार हमको सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, जब हम बात करें वृद्धि की, है ना, उसमें भी हम सभी प्रकार की वृद्धि जोड़ लें तो उसे हम मूल रूप से आर्थिक समृद्धि। अब जैसे कैसे, प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई में क्या हो, वृद्धि हो। पीसीआई में क्या हो, वृद्धि हो, यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाए व्यक्ति के। फिर मैं कहूं उत्पादन में वृद्धि हो जाए। फिर अगर मैं कहूं फसलों के क्षेत्र में वृद्धि हो। ठीक है, तो पीसीआई हो गई, उत्पादन हो गया, फसल हो गए। इस प्रकार से जब भी हम क्या करें, वृद्धि की बात करें, तो वो वास्तविकता में अगर देखा जाए, जो वृद्धि हम दर्शा रहे हैं, ये एक मात्रात्मक पक्ष है। क्या पक्ष है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, मात्रात्मक पक्ष है। आपके पास 100 रुपए, 100 की जगह बढ़कर आपके पास कितने हो जाएं, 150 हो जाएं, 200 हो जाएं, 300 हो जाएं, तो ये क्या हो रही है, आपकी आय में समृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले किसान 1 बीघा जमीन पर खेती करता था, फसल क्षेत्र 1 बीघा था उसके पास। फिर किसान 2 बीघा पे करने लगे। पहले केवल खरीफ की फसल की जाती थी सिंचाई के साधनों की कमी के कारण, लेकिन सिंचाई के साधन बढ़ जाने से रबी की फसलों का भी उत्पादन हो, जायद की फसलों का भी उत्पादन हो, तो उत्पादन बढ़ा। पहले एक उद्योग उत्पादन करता था, 100 वस्तुएं बनाई जाती थी। अगर मैं कहूं कि 100 वस्तुएं बनाई जाती थी, अब 150 वस्तुएं बनाई जा रही हैं। इनको हम सबको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं, इसीलिए हम इसे किस में रखते हैं, मात्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। तो आर्थिक जो समृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो मात्रात्मक पक्ष से होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। याद रहेगा बच्चों, तो इस व्यवस्था को आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत रखा जाएगा। अब एक और शब्द है आर्थिक विकास। तो शॉर्ट में अपन एक और आर्थिक विकास को भी समझते हैं। ध्यान रखना, आर्थिक समृद्धि की तुलना में आर्थिक विकास जो शब्द है वो व्यापक शब्द है। ये शब्द अगर देखा जाए एक गुणात्मक शब्द है, गुणात्मक अवधारणा से जुड़ा हुआ है। ये मात्रात्मक अवधारणा से जुड़ा हुआ है, ये गुणात्मक अवधारणा से जुड़ा हुआ है। अगर मैं एक इसे वेन आरेख के अंतर्गत बताऊं तो आप इसको ऐसे समझिए, ये है आर्थिक विकास और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी। यानी आर्थिक विकास अगर देखा जाए एक बहुआयामी और व्यापक अवधारणा है। क्या है, व्यापक अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध गुणात्मकता से है। इसका संबंध किससे, इसका संबंध मात्रात्मकता से है। यानी यहां हम क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए हम बता सकते हैं कि इसमें इतनी वृद्धि हुई। आपने कितना पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, अगर देखा जाए 12th पढ़ लिया, ग्रेजुएशन पढ़ लिया, पीजी पढ़ लिया, मैं काउंट करके बता सकता हूं। लेकिन आपका कितना बौद्धिक विकास हुआ ये कैसे बताऊं कि आपने पीजी पढ़ने के बाद आपका वास्तविकता में उस स्तर पर बौद्धिक विकास हुआ कि नहीं हुआ, आपके जीवन स्तर में परिवर्तन आया कि नहीं आया, वो हमें मालूम नहीं पड़ पाएगा। कई बार कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कम पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन महाज्ञानी रहते हैं, उनका बौद्धिक विकास ज्यादा रहता है। कई बार हमको ऐसे देखने को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आर्थिक विकास है वो वास्तविकता में क्या है, व्यापक अवधारणा है, जिसका संबंध व्यक्ति के जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र में आर्थिक समृद्धि भी हो और उस देश के लोगों की आय में भी वृद्धि हो और उन देश के लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हो, गरीबी में कमी आए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल में वृद्धि हो, तब हम कहेंगे उसे आर्थिक विकास की संकल्पना।
क्या कहेंगे? आर्थिक विकास की संकल्पना कहेंगे। तो ध्यान रहेगा, जब क्या हो, जीवन स्तर में हमें क्या मिल रहे हो? परिवर्तन देखने को मिल रहे हो, यानी किसी देश के अंतर्गत एचडीआई का ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा हो, यानी वो ये दर्शा रहा हो कि राष्ट्र के मानव विकास में वृद्धि हो रही हो, तो हम उसे आर्थिक विकास की संकल्पना में रखेंगे। यानी आर्थिक विकास का मापन कैसे होगा? एचडीआई से होगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट से हमको देखने को मिलेगा। आर्थिक समृद्धि का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो इसे हम जीडीपी पर देखते हैं, हम इसे जीवीए पर देखते हैं, हम इसे पीसीआई पर देखते हैं। इनके आधारों पर हम किसी देश की आर्थिक समृद्धि को देख सकते हैं। लेकिन आर्थिक विकास देखने के लिए हमें संपूर्ण राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जो लोग हैं उनके मानव विकास को देखना होगा, उनको उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, सकारात्मक परिवर्तन हुए, उस अवधारणा को समझना होगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? एक गुणात्मक पक्ष की अवधारणा कहा गया है, जो अपने आप में क्या है बच्चों? व्यापक स्वरूप में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक दो शब्द थे जो हमें क्या थे, थोड़ा सा समझने थे। ठीक, एक हो गया आर्थिक समृद्धि और दूसरा हो गया आर्थिक विकास। अब इसमें आप लोग मुझे ये बताएं, इनमें शब्दों में कोई किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को अभी तक जो मैंने बताया उसमें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? आगे बढ़े अपन लोग, नया बिंदु देखें फिर से। चलिए, तो अब अगला जो बिंदु है हमारा, जैसे कि इसी के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम ये कंप्लीट हो जाएगा सामान्य परिचय, तो फिर हम अगला बिंदु लेंगे। तो सामान्य परिचय यहां पर हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक, अच्छी बात है। ऐसे ही कमेंट मिलते रहेंगे तो मालूम पड़ता रहेगा कि समन्वय हमारा आप लोगों का बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला इसी में एक और कॉन्सेप्ट है जो मूल रूप से अगर देखा जाए राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे राष्ट्रीय आय के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, तो इसी राष्ट्रीय आय में अब हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके डायमेंशन को देख लो। प्रश्न कहां कहां से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जामों के अंतर्गत प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो पहला इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय का आशय, मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय के परिप्रेक्ष्य में पृष्ठभूमि की स्थिति, यानी पृष्ठभूमि हम देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तीसरा अगर देखा जाए इसमें हम कुछ शब्दावलियां पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और अभी आप में से ही कुछ बच्चों ने स्थिर मूल्य चालू मूल्य को लेकर जो प्रश्न पूछा था वो हम इसी के अंतर्गत देखेंगे, शब्दावली के अंतर्गत। फिर इसके परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं देखेंगे, फिर इसके बाद राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं देखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना के बिंदु देखेंगे कि गणना कैसे की जाती है, और राष्ट्रीय आय में किने, है ना, इसमें अपन ऐसे देखते हैं। इसके बाद एनएसओ देखेंगे अपन, और गणना में कौन शामिल नहीं होते वो मैं यहीं पर आपको मेंशन करवा दूंगा। ठीक है, फिर हम इसमें एक एनएसओ पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इस पर स्टार बना लेना आप लोग। यहां से प्रश्न पूछा गया है कई बार, और यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया, वो भी समझेंगे। और फिर एक लास्ट में इसमें हम देखेंगे मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंतर्गत करंट का मुद्दा बना हुआ है। शब्दावली में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम देखेंगे लागत मूल्य, दूसरा बिंदु हम लोग देखेंगे यहां पर आधार मूल्य, तीसरा अगर देखा जाए हम देखेंगे बाजार मूल्य, फिर चौथा हम देखेंगे इसके अंतर्गत आधार वर्ष। आप लोगों के लिए मैं बता दूं, आधार वर्ष पर आप लोग 2 स्टार बनाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस साल आधार वर्ष करंट में चर्चा में है, और चर्चा में है तो वो प्रश्न इकोनॉमी में ज्यादा पूछा जाता है। तो आधार वर्ष। पांचवा हम देखेंगे इसमें स्थिर मूल्य, फिर देखेंगे इसके अंतर्गत 6 पॉइंट में चालू मूल्य, फिर 7 पॉइंट हम देखेंगे मध्यवर्ती वस्तु, और फिर हम इसके अंतर्गत देखेंगे अंतिम वस्तु।
अंतिम वस्तु। अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हम जीडीपी। जीडीपी को भी दो आधारों पर देखेंगे, आर जीडीपी और एन जीडीपी। फिर इसमें एक और हम देखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां से आजकल। दूसरा अगर देखा जाए हम जीवीए पढ़ेंगे। तीसरा अगर देखें जीवीए के बाद अगर हम बात करें जीएनपी देखेंगे। फिर चौथा हम देखेंगे एनडीपी और पांचवा हम देखेंगे एनएनपी। फिर हम देखेंगे इसमें नेशनल इनकम और फिर 7 पर हम देखेंगे पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। और 8th बिंदु हम देखेंगे ग्रीन जीडीपी। एक और हम इसमें लिखेंगे ग्रीन जीडीपी। राष्ट्रीय आय की गणना के परिप्रेक्ष्य में हम 3 बिंदु पढ़ने वाले हैं बच्चों। एक हम पढ़ेंगे उत्पादन विधि। दूसरा बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आय विधि। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं बच्चों व्यय विधि। ये 3 मेथड्स हम राष्ट्रीय आय की गणना के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपके मन में कोई प्रश्न ना रहे, जैसे मैं अगर पढ़ाऊंगा तो आगे कब आएगा, कब देखने को मिलेगा, तो कोई प्रश्न ना रहे। और आप लोग भी, जैसे मैं आज पीडीएफ इसकी डलवा दूंगा एप्लीकेशन पर, ये राष्ट्रीय आय के परिप्रेक्ष्य में आप वहां पर उसको देख लीजिएगा, एक बार आप भी रीड करके रखिएगा, तो हमारा पढ़ने के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपके इस विषय वस्तु को लेकर सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। और आपको ये भी बोल रहा हूँ ये टॉपिक आपके मेंस में भी है, क्योंकि आपके जो प्री का सिलेबस दे रखा है वो सारा का सारा मेंस में है। आपका ऐसा मत सोचिएगा कि इंडियन इकोनॉमी, एमपी इकोनॉमी के अंतर्गत ये प्री में है, ये मेंस में नहीं है। केवल अगर मैं बात करूँ ना, सेबी और वो G20 या हमारा सार्क संगठन, आसियान, इनको छोड़ दें तो सारा सिलेबस आपकी पूरी जो यूनिट है वो आपके मेंस में देखने को मिल जाती है, या हमें विभिन्न एग्जामों के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। तो हम ये सारा कवर करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल, धन्यवाद टीना जी। तो है तो कॉन्सेप्ट वही, मैं कह ही रहा हूं कि एक्चुअल में प्री और मेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर ही है इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में, अगर खासकर मैं देखूंगा कुछ टॉपिकों को छोड़कर। लेकिन यहाँ पर मेरा फोकस फैक्ट पर ज्यादा है ना। यहाँ पर समस्याएं, विशेषताएं, ऐसे बिंदुओं को मैं चर्चा में नहीं लेता, इसीलिए क्योंकि फैक्ट एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तथ्य, तो उस पर फोकस मैंने ज्यादा किया है। तो आज हम यहीं तक क्लास को रखते हैं, कल हम पुनः मिलेंगे और कल यहीं से हम राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो धन्यवाद आप सभी का।